नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। नमस्कार, मैं खुदनन जुबैर। तो हेलो इंडिया की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का आज सुप्रीम फैसला आने वाला है। शिक्षा नौकरी में 10% आरक्षण का मामला है और इस पर फैसला आज सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई यूयू ललित की पीठ इस पर फैसला सुनाएगी। 5 जजों की बेंच ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुनवाई करनी है। 27 सितंबर को कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था और शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता का निर्धारण करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले महीने 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे 10% ईडब्ल्यूएस कोटा कानून की वैधता पर अपना फैसला सुनाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में मामले में फैसला 7 नवंबर को ही आ सकता है। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करने के बाद आज फैसला सुनाएगी। याचिका में कहा गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी में भी गरीब लोग हैं, तो फिर यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों दिया जाता है। इससे 50% का आरक्षण नियम का उल्लंघन होता है। पहले से ही ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी के लिए 7.5% कोटा तय किया गया है। ऐसे में 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा 50% के नियम को तोड़ता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। शिमला में जनसभा और रोड शो करेंगे। कोटखाई रोहडू में भी जनसभा करेंगे। 12 नवंबर को हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी तैयारियों के साथ उतर चुके हैं और जेपी नड्डा की बात करें तो पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। आज शिमला में कई सभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के शिमला में आज रोड शो करने वाले हैं। इस दौरान जेपी नड्डा शिमला, कोटखाई और रोहडू में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक चरण में ही खत्म हो जाएगा। चुनावी प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने हिमाचल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि डबल इंजन सरकार के कार्यों से प्रत्येक परिवार के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। सड़क, पानी, बिजली, गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति के लिए सुलभ हुई हैं। जनता हमारे जनसेवा के संकल्प के साथ है और इसी के साथ उन्होंने संकल्प पत्र 2022 को भी कल लॉन्च किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर चुनावी घोषणा होने के बाद ही नेताओं का लगातार दौरा जारी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिर से शिमला में होंगे और रोड शो करेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी में बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज हमीरपुर और ऊना में चुनावी जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। ऊना में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी और 10 नवंबर को शिलाई में प्रियंका रैली करने वाली। 8 नवंबर को शिमला में नेताओं से मिलेंगे खड़गे। कांग्रेस का जो प्लान है ये हम आपको बता रहे हैं। बनूटी, नालागढ़ में चुनावी जनसभा करेंगे खड़गे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार भी तेजी पकड़ने लगा है। 7 नवंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हमीरपुर और ऊना जिले के कांगड़ा में जनसभा करेंगी। शाम को उनका गगरेट में रोड शो होगा। 10 नवंबर को सुबह शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत सतौन में प्रियंका गांधी की रैली होगी। दोपहर बाद राजधानी शिमला में प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 नवंबर को शिमला पहुंचेंगे। यहाँ पार्टी नेताओं के साथ खड़गे की बैठक प्रस्तावित है। 9 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला ग्रामीण के तहत बनूटी और नालागढ़ हलके में चुनावी रैलियां करेंगे। पार्टी का युवा चेहरा सचिन पायलट के भी हिमाचल में चुनाव प्रचार का अगला शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। तो आज हमीरपुर और ऊना में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा।
वहीं इंडियन एयरफोर्स में आज से अग्निवीर वायु के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। 23 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑनलाइन माध्यम से इन्हें स्वीकार किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स में आज से अग्निवीर वायु के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इंडियन एयरफोर्स भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। अग्निवीर वायु के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर मुकर्रर की गई है। तो इंडियन एयरफोर्स में आज से अग्निवीर वायु के लिए पंजीकरण शुरू होने वाले हैं। 23 नवंबर तक ये पंजीकरण होने वाले हैं। ऑनलाइन माध्यम से सभी पंजीकरण स्वीकार किए जाएंगे। इसके पहले अग्निवीर योजना को लेकर के देश भर में बवाल देखने को मिला था, लेकिन इस बीच अब 23 नवंबर तक पंजीकरण की ये प्रक्रिया चलने वाली है और ये शुरुआत आज से ही हो जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से सारे पंजीकरण यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। और बात गुजरात की। गुजरात दौरे पर है सीएम अशोक गहलोत। गहलोत के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। आनंद जिले में आज परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। यात्रा के जरिए मतदाताओं को देंगे बड़ा संदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों गुजरात के दौरे पर है। अशोक गहलोत के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज सीएम गहलोत गुजरात के आनंद जिले में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेंगे। अशोक गहलोत की इस यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े लीडर शामिल होंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने मतदाताओं को बड़ा संदेश देने जा रही है। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत पर गुजरात को जीतने की कोशिश में है। दरअसल साल 1995 से गुजरात में बीजेपी सरकार में है, मगर आम आदमी पार्टी की एंट्री ने गुजरात के चुनावों को और दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा कुछ दिन पहले निकालने वाली थी, मगर मोरबी हादसे के बाद कांग्रेस ने अपनी इस रैली को स्थगित कर दिया था और अब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं। आनंद जिले में आज परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेंगे। तो गुजरात विधानसभा के लिए वोटिंग कराई जाएगी। 1 और 5 को 8 तारीख को नतीजे आएंगे दिसंबर में। और चुनाव प्रचार अभियान जो है गुजरात में भी अब जोर पकड़ने लगा है और इसी कड़ी में गुजरात पहुंचे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पिछले कई दिनों से वहां पर डेरा डाले हुए हैं। आनंद जिले में आज परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेंगे। वहीं गुजरात दौरे पर केजरीवाल और भगवंत मान भी हैं। सीएम केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज चौथा दिन है। राजकोट, रूरल, कालावड़, जेतपुर में केजरीवाल की रैली है। लिमखेड़ा और छोटा उदयपुर में भगवंत मान का रोड शो है। 5 दिनों में 11 रोड शो किए जा रहे हैं सीएम केजरीवाल के द्वारा। अरविंद केजरीवाल 4 नवंबर से 8 नवंबर तक गुजरात दौरे पर है। केजरीवाल गुजरात चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है और इसलिए केजरीवाल 5 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं और उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बार भी गुजरात के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। केजरीवाल के गुजरात दौरे का चौथा दिन है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस वक्त गुजरात में ही मौजूद हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जोरदार तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम केजरीवाल गुजरात के राजकोट, रूरल, कालावड़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान लिमखेड़ा और छोटा उदयपुर में रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल 4 नवंबर से 8 नवंबर तक गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान केजरीवाल 5 दिनों में 11 रोड शो करेंगे। इधर दिल्ली नगर निगम चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। आज से चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र की 16 नवंबर तक स्क्रूटनी होगी और 14 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 19 नवंबर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। दिल्ली में 250 वार्ड पर निगम के चुनाव होने, 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं।
दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 14 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी। उसके बाद 4 दिसंबर को वोटिंग, 7 दिसंबर को नतीजों की घोषणा होगी। दिल्ली के 250 वार्ड में इलेक्शन करवाए जाएंगे और ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। उनके मुताबिक इस बार के चुनाव में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इनमें पुलिस भी शामिल होगी। विजय देव के मुताबिक एमसीडी चुनाव में 250 एआरओ, 2000 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 68 जनरल ऑब्जर्वर तैनात होंगे। साथ ही मॉडल बुक ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट जारी की जाएगी जिसमें सारे प्रावधानों का जिक्र है। चुनाव प्रचार में बिना परमिशन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। दिल्ली के चुनाव आयुक्त के मुताबिक एमसीडी चुनाव की घोषणा होते ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। 1 नवंबर को एमसीडी के परिसीमन के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद एमसीडी चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया था। गृह मंत्रालय के जरिए जारी 800 पन्नों के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि दिल्ली में नगर निगम के वार्डों की संख्या अब 250 है। और वहीं आज रूस दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूस के 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। लावरोव के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यहां चर्चा करेंगे। भारत रूस के आर्थिक समझौतों पर भी यहां बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वो अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एस जयशंकर के दौरे की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था, मॉस्को दौरे के दौरान जयशंकर अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच ये यात्रा हो रही है। पिछले कुछ महीनों में कई पश्चिमी देशों के जरिए दबाव बनाए जाने के बावजूद भारत ने रूस से रियायती कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है। फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से जयशंकर और लावरोव 4 बार मिल चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री ने अप्रैल में भारत का दौरा भी किया था। इस दौरे के दौरान लावरोव ने जयशंकर के साथ व्यापक बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले साल दिसंबर में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत भी आए थे। मुलाकात की ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से दिखाई देगी। सर्गेई लावरोव और विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप एक साथ मुलाकात करते हुए तस्वीरें देख रहे हैं। रूस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने वाले हैं। 2 दिनों का ये दौरा होगा। और हेलो इंडिया में अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। देश की सुरक्षा की नई चुनौतियों पर यहां चर्चा होगी। चीन पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा पर चर्चा होगी। 5 दिन तक आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस ये कार्यक्रम चलने वाला है। देश की सुरक्षा की नई चुनौतियों को लेकर दिल्ली में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश की सुरक्षा के लिए खड़ी होने वाली कई नई चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी। साथ ही चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर सुरक्षा किस तरीके से की जाए, इस पर चर्चा होगी। व्यापक समीक्षा करने के साथ उन उपायों पर भी मंथन ये कमांडर्स करेंगे जिससे देश की 13 लाख सैनिक वाली मजबूत सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सैन्य कमांडरों के साथ वार्ता का कार्यक्रम 10 नवंबर को प्रस्तावित है। सम्मेलन के दौरान उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े भू राजनीतिक असर पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर से 11 नवंबर तक दिल्ली में होगा। इस कार्यक्रम में सेना को भविष्य के लिए तैयार करने से संबंधित आवश्यक बदलाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी ताकि संचालन क्षमता को बढ़ाया जा सके। सेना के मुताबिक सम्मेलन के तहत तय गतिविधियों में प्रख्यात विषय विशेषज्ञों के साथ भारत चीन समसामयिक संबंधों पर वार्ता करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष तकनीकी चुनौतियां जैसे विषय को शामिल किया गया है। आज देव दीपावली का त्योहार है। देव दीपावली से पहले कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे थे, जहां उन्होंने नाव से नमो घाट का निरीक्षण किया और देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले योगी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद कॉरिडोर के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय सुविधा दिए जाने का निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने कॉरिडोर में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे फूलों की सजावट को भी देखा और इसकी सराहना भी की। देव दीपावली है और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल वो यहाँ पहुंचे हुए थे, पूजा अर्चना भी की उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में पहुंच करके। इसके साथ ही नमो घाट का उन्होंने निरीक्षण भी किया। घाट पर 10 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत नजारा होगा। खास तरीके से लाइट की रोशनी में घाट नहाए हुए होंगे। देव दीपावली के मौके पर खास नजारा बनारस में होगा। हर साल वहां पर देव दीपावली के मौके पर भव्य तैयारी की जाती है और इन्हीं तैयारियों को देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री एक बार फिर से पहुंचे। कल उन्होंने तमाम स्थिति का जायजा लिया, बोट से जो घाटों की व्यवस्था की गई है उसका निरीक्षण किया और कल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से जगमग घाट दिखाई देंगे आज शाम को बनारस के। तो ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, निरीक्षण कर रहे थे। दूसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। हिमाचल विधानसभा को लेकर चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी चरण में है। इस बीच हिमाचल में बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी हुंकार भरी है। मायावती हिमाचल दौरे के अपने पहले दिन रविवार को हिमाचल के सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां बोरटीवाला इलाके में मायावती ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना भी साधा। इस दौरान मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलित विरोधी सरकार हैं। केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारें रही, लेकिन 75 साल में भी पूर्ण आरक्षण लागू नहीं कर पाई। मायावती ने कहा कि दलित दोनों ही पार्टियों के झांसे में न आए और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालकर जीत दिलाएं। बसपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही गरीब और मेहनतकश जनता का शोषण करने वाली पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टियों की सरकारों में हिमाचल की जनता का अब तक भला नहीं हो पाया। मायावती ने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने हिमाचल की जनता को मायूस किया। चुनाव के बाद इन पार्टियों की सरकार आती जाती रहती है, मगर देश की बोली वाली जनता अपनी खुशहाली और विकास को तरसती रहती है। आपको बता दें कि मायावती के अलावा पंजाब से कई स्टार प्रचारक भी बसपा उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए हिमाचल पहुंचे। मायावती ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस व बीजेपी आदि की रही सरकारों की वजह से नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका भी विरोधी पार्टियां इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इन वर्गों के लोगों को जनजाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी अब केंद्र व राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही। यहाँ मैं अन्य इधर कांग्रेस पार्टी से दशकों पुराना नाता त्यागने के बाद गुलाम नबी आजाद ने रविवार को पार्टी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली की पार्टी है। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ कभी नहीं थे, बल्कि इसके कमजोर सिस्टम के खिलाफ थे। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं अभी भी चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी लंबे समय से सभी लोगों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसान, सभी को साथ लेकर चल रही है। आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए आजाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी इन राज्यों में कुछ नहीं कर सकती, वो पंजाब में विफल हो गई है। पंजाब के लोग उन्हें दोबारा वोट नहीं देंगे। आप केवल दिल्ली की एक पार्टी है, वो पंजाब को कुशलता से नहीं चला सकते हैं। केवल कांग्रेस ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को चुनौती दे सकती है, क्योंकि उसकी एक ज्वाइंट पॉलिसी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने तो प्रचार में पूरी जान फूंक रखी है। एक तरफ जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिग्गज नेता भी प्रचार करने के लिए हिमाचल पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल के कुल्लू की गलियों में पहुंचे, जहां धामी ने कड़ी सुरक्षा के बीच भाजपा प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर के लिए घर घर जाकर के वोट की अपील की।
पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर के माध्यम से बुंतूर एयरपोर्ट पर उतरे और उसके बाद उनका काफिला जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित सर्किट हाउस पहुंचा, जहां से उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच बाला बेहर ग्रीन पीस कॉलोनी होते हुए ढालपुर तक गलियों में जाकर प्रचार किया।